बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग और खुशामदीद। 24/9 में मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन खैरियत से गुजरे। रमज़ान की आमद है, लेकिन उससे पहले के वार मुसलसल जारी हैं और हमने देखा है गुज़िश्ता चंद दिनों में मजीद वार तेज़ हुए और बाद में इजाफा हो रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायद अगले 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन लग सकता है पंजाब में। बिल्कुल, पंजाब के 6 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर है। डिसीजन आज लिया जाएगा। लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता, लेकिन केसेस का ग्राफ जो मुसलसल बढ़ रहा है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इवन लाहौर के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उसका सेचुरेशन पॉइंट्स जो है वो रीच कर चुका है। पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल में। प्लीज़ खुदारा अपना बहुत ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो कीजिए। गैर जरूरी जगहों पर, क्राउडेड जगहों पर जाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। कल पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग भी हुई है और उसमें किस तरह से बात की गई, शोकॉज नोटिस को जैसे फाड़ दिया गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ओवर द वीकेंड NA-75 का जो डिसीजन आया, जो इलेक्शन का नतीजा आया, उसके ऊपर भी बात इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है पॉलिटिक्स की और फिर कोरोना की टॉप स्टोरीज पर पहले नजर डालते हैं और उसके बाद बात करेंगे हम तफसीलन इन तमाम इश्यूज के ऊपर। तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले PDM के एक्शन पर पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन दे दिया है। बिलावल ने CEC इजलास में PDM का शोकॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया और CEC इजलास आज फिर होगा। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी आज की रहेगी कोरोना की तीसरी लहर। 58 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4584 केसेस मस्बत आए हैं और शरह जो है गुज़श्ता 24 घंटों में वो रिपोर्ट की गई 10.29%। फिर इसी से रिलेटेड खबर, पंजाब हुकूमत का 6 शहर में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इसमें शामिल है। काबीना कमेटी का बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तजवीज़ आज NCOC के इजलास में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि जैसे आपने अबूजर कहा था रमजान की आमद है, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज 19 अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए, चीनी 68 रुपए फी किलो और घी 170 रुपए फी किलो में मिलेगा। और पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार भी फाल हो चुके हैं। और क्रिकेट की दुनिया से एक जबरदस्त खबर आई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा T20 भी खेला जाएगा। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है पाकिस्तान इस वक्त दौरा है साउथ अफ्रीका में, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और साथ बाबर आजम सीरीज में इस वक्त बर्तरी के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉल ऑफ फेम का भी ऐलान कर दिया है। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज आज के शो का जो है वो हम करेंगे अपनी स्टोरी से, जिसमें हमने जिक्र करना है पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या रहे। बिलावल हाउस में कराची में कल पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें जो PDM की तरफ से उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया उसको भी जेरे बहस लाया गया और उसको जवाब देते हुए, उसके ऊपर बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो शोकॉज जो है वो बिल्कुल फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये जवाब है, हम सियासत की इज्जत करते हैं और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। सियासत में उन्होंने कहा कि हम इज्जत के लिए आए हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये जो जवाब दिया, किस तरह जवाब दिया, जो शोकॉज नोटिस का या फिर इज़हार वजू का, क्या ये तरीकाकार जो है वो नून लीग के लिए मुनासिब था? क्योंकि नून लीग ने कहा शायद इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये हमारा शोकॉज नोटिस फाड़ दिया है। ये तमाम सिचुएशन और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने PDM से अलग होने का भी बाकायदा ऐलान नहीं किया। आज उस हवाले से बात की जाएगी, तो इस पर हम बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जाने की कोशिश करते हैं ये तमाम मामला। सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं। चुगताई साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि ये मामला है इस वक्त CEC में ज़ेर बहस रहा, पीपल्स पार्टी का कल भी इजलास हुआ, आज फिर होना है। ये जो जवाब दिया है, फाड़ कर फेंक दिया शोकॉज नोटिस, कैसे देखते हैं आप इसको? कागज फाड़ के फेंकने को, कागज करामत होती है। वो भुट्टो साझा बाजार में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फाड़ के फेंक दिया था और सलामती कौंसिल का जो एजेंडा था वो फाड़ के फेंक दिया था। इमरान खान साहब ने बिजली और गैस के बिल फाड़ के फेंक दिए थे। तो ये कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, लेकिन पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है। भुट्टो साहब की थी मैं रजिस्ट करूंगा अमेरिका को, यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। वो ये है कि जी आपने हमें खत क्यों लिखा, आप कौन है हमें खत लिखने वाले, हमें शोकॉज करने वाले, क्या हम आपके मुलाजिम हैं? अच्छा, इससे खौफनाक रद्द-ए-अमल जो था वो PMLN की इत्तेहादी पार्टी ने ENP ने दिया था, जो पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के उसमें हक में थी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन उसको भी शोकॉज कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सेनेट में वोट दे दिया। तो अब जो मसला बना कि ANP तो अलग हो गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
बहुत खतरनाक रद्द-ए-अमल देकर। पीपल्स पार्टी खेल रही है, अपने कार्ड से खेल रही है, अपने बकौल शेख रशीद के वो अपने पत्ते सीरियस लगा के खेलते। अब मुझे पता नहीं शेख साहब ने कहाँ देखा उन पत्तों को, लेकिन ये है कि वो सियासत कर रहे हैं और दो टोक बात नहीं कर रहे हैं। अब फाड़ के फेंकने का मतलब ये कि हम आपको खत का जवाब भी देना चाहते हैं। इसका एक आसान तरीका ये था कि पीपल्स पार्टी अपनी उसमें ये फैसला करती कि ये खत इस काबिल भी नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए, फाड़ने मारने को छोड़ देते यार, अपनी फाइल में रखते, आपके आर्काइव में काम आता है, किताबों में आता वो खत लिखा हुआ। लेकिन वो जो जेस्चर है, जो मैसेज है चुगताई साहब, वो तो ना जाता ना। अब देखें टॉक ऑफ द टाउन भी बना हुआ, बात भी हो रही है, उस पर नोटिस फाड़ दिया, ये हाइप तो चाहिए थी। अच्छा, अब ये कहिएगा कि आज दोबारा मीटिंग होनी है, क्या आपको लगता है कि एनपी की तर्ज पर पीपल्स पार्टी भी ऐलान कर देगी कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग हेडेड स्टेटमेंट के साथ करेगी? क्योंकि नून लीग तो अपना पत्ता खेलेगी ही खेलेगी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की कोर्ट में बॉल है कि उन्होंने क्या करना है। देखिए, नून लीग भी इस्तीफे नहीं देगी, पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे नहीं देगी। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में रहेगी? पीपल्स पार्टी इस्तीफे दिए बगैर पीडीएम में रहेगी, कोशिश करेगी कि पीडीएम से उसको निकाला जाए। मैं ख्याल कोई पॉलिटिकल गेम है उनका ये कि पीडीएम उनसे कहे कि आप निकले, और फिर वो कहे हम तो बानी है इसके, हम तो फाउंडर है पीडीएम के, आपको तुमने शामिल किया था। ये बड़े मसाइल सामने आ जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि पीडीएम से निकलने का फैसला नहीं होगा, ये फैसला होगा हम इस्तीफे नहीं दे रहे, जो करना है कर लो। अब हालत ये है कि नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया मौलाना फजलुर रहमान को, और पूरी जो सिचुएशन थी, जो दो सवाल उठ रहे थे, उस पर बात की कि इस्तीफे देने का जो फैसला था वो किसने मुंसलिक किया लॉन्ग मार्च से। बिल्कुल। और लॉन्ग मार्च को मुलतवी हुआ, चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि आप ईद के बाद जाइए इस्लामाबाद मौलाना साहब, और लॉन्ग मार्च की तैयारी कीजिए। तो इसका मतलब है कि वो जो फैसला था लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का, वो वाकई गलत था, गलत साबित हो गया। अब जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ना मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देने की पोजीशन में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफे नहीं देगी, पोजीशन में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी पोजीशन में। सही। तो चुगताई साहब, बेसिकली आपके ख्याल में दोनों इस वक्त पोजीशन में नहीं है, लेकिन फैसले और अपनी अपनी सियासत करेंगे। आइंदा चंद दिनों में ईद के बाद सिचुएशन वाजे हो सकती है, जो कि लॉन्ग मार्च के हवाले से। लेकिन एक सिचुएशन NA-75 की क्लियर हो गई है, जिसके ऊपर बहुत से मसाइल भी थे, बहुत सी कन्फ्यूजन भी थी कि ये कौन लेकर जाएगा सीट, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं इसके ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट्स में ये मामला चला गया। आपने जो देखा रिजल्ट 110 और फिर जो तकरीबन 18,000 वोट्स का डिफरेंस था, आपको लगा कि ये मुनासिब था और यही एक्सपेक्टेड था? देखिए, पहली बात तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने तारीफ की इलेक्शन कमीशन की, और पहली बार मैंने अनकंडीशनल प्रेस सुनी है इलेक्शन कमीशन की कि बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत अच्छे इंतखाबात कराए हैं। मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये इंतखाबात जो हैं डस्का के, ये मॉडल हो गए कि आने वाले इंतखाबात किस तरह हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मॉडल बना के पेश किया उन्होंने इंतखाबात को, और 93% पॉजिटिव उनके राय आई है, कहीं कहीं मुखालिफ आई है, 2% ये आई है कि उन्होंने सख्ती बहुत करती बाज़ जगहों पर। अब जो नतीजा है वो मेरे लिए, मेरे बाज़ दोस्तों के लिए, बाज़ कॉलम निगारों के लिए हैरत अंगेज यूँ है कि उनका ख्याल था कि पीटीआई जीत जाएगी, और वो इसलिए समझ रहे थे पीटीआई जीत जाएगी कि उस्मान साहब जो थे आज़ाद उम्मीदवार, उस्मान आबिद गालिबन, वो पीटीआई के साथ मिल गए थे, और उस्मान आबिद के पिछले इंतखाबात में 57,000 वोट थे, 57,700,000 वोट। फिर पीएलपी का एक और ग्रुप भी चला गया था इमरान खान के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इनको कम से कम 1,25,000 वोट ले लेने चाहिए थे, कम से कम। अगर चाहिए बनता है मिलाकर 135, लेकिन 1,20,000 ले लेते, 1,15,000 ले लेते और जीत जाते, लेकिन नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है अंदर टूट फूट ठीक ठाक है, और अंदर टूट फूट जो है उसकी वजह बुनियादी महंगाई है, बेरोजगारी है और गुर्बत है, और अंदर खासी। यही बातें इलाके की भी थी, इलाके में इसी वजह से गालिबन पीटीआई को अपना वोट नहीं मिला। और अपना वोट नहीं मिला। चुगताई साहब, आप ये भी तो देखिए कि ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल
हुकूमत की हार जो है और एक जो ट्रेंड बना हुआ था कि हुकूमती पार्टी मोस्टली ज़िमनी इंतखाबात में जीत जाती है, वो भी टूटा। हुकूमत की शिकस्त जो है वो मुसलसल बता रही है कि आवाम हुकूमत से खुश नहीं है। तीसरा, जो बयानात आते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, अब मज़ाहिका केस चीजें भी हो रही हैं। अब कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये नून लीग की जीत नहीं है, ये पीटीआई की हार है। तो मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेनी है, अपने ऊपर ही डाल लेनी है, बजाय इसके कि हम बैठकर जज करें ऑन द सिचुएशन कि कहां पर हम गलत हैं। इस चीज को क्यों नहीं देखा जा रहा हुकूमत की तरफ से? फवाद साहब होने वाले वजीर इत्तलात, उन्होंने आपको इत्तला दी है कि पीटीआई हार रही है। पीटीआई हर जगह, जो आपने कहा ना, वो भी तो वही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं पीटीआई हर जगह अपनी गलती की वजह से आ रहे हैं। उसकी हार की वजह वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितने गलप आए, जितने पोल्स आए, सब उठा के आप देख लीजिए, कहीं पर करप्शन टॉप 5 पॉइंट्स में नहीं है। टॉप 5 महंगाई, गुर्बत, इफलास, बेअमनी, इस टाइप की बातें आती है, करप्शन 7-8 नंबर पर है। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए ओवरऑल, कराची और कराक और यहाँ लाहौर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अपना जो एक प्लेज था आवाम से, उसको तो जो कैसा बेसिकली जो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई, आवाम के मसाइल ना कमिटमेंट पूरी हुई और आवाम के जो मसाइल हैं वो दूर नहीं हो सके, इसीलिए ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक 249 का भी ज़िमनी इंतखाब पड़ा फैसल वावडा की सीट पर, उसमें भी यही एक्सपेक्टेड है आपको इस महीने के एंड में जब इंतखाब होगा? देखिए, मुस्लिम लीग वहाँ बहुत अच्छी तरह जीत सकती है अगर मुस्लिम लीग ने सही तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से बात की। एएनपी से बात करना उसको बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी से बात उनकी हो चुकी है, लेकिन दोबारा बात करना जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बड़े पॉकेट्स हैं वहां पर, एमपी का भी और पीपल्स पार्टी का भी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वहां नवाज शरीफ, वहां शहबाज शरीफ साहब इंतखाब लड़े थे और सिर्फ 718 वोट से या 818 वोट से हारे थे। इतना बड़ा फर्क नहीं था और दोबारा काउंटिंग का मसला भी वहाँ गड़बड़ हो गया था। तो वहां पर पीटीआई को इस माहौल में, जब कराची में एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड मौजूद है टुवर्ड्स पीटीआई, उनको हराना मुश्किल नहीं होगा। अगर अना नहीं आई बीच में, अगर झगड़े बीच के नहीं आए, अगर आए ही सब कुछ, तो मसला खराब हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल की पोजीशन मजबूत है। अभी फिरदौस शरीफ नकवी साहब वहाँ गए थे 2-3 रोज पहले, उनको वहां से भागना पड़ा। फैसल वार्ड में गए थे, वहाँ नारे लगे और खैर मुफ्ता इस्माइल भी गए थे, तब भी उनके खिलाफ भी नारे लगे। तो अवाम तो बहुत बेजार है पूरी सूरत हाल से। लेकिन इंतखाब वो करेंगे उसी का जिसने धोखा दिया, उसका इंतखाब नहीं करेंगे जिसने धोखा दिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अब NA 249 की तरफ तमाम नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं कि किस तरह से वहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन बात वही है कि मुस्लिम लीग नून जीत सकती है अगर वो पॉलिटिकली मैच्योर बिहेव करे, ये चुगताई साहब। बिल्कुल, और जिस तरह से आवाम रिएक्ट कर रही है, आवाम वोट भी दे रही है, टर्नआउट भी बेहतर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वही रिफ्लेक्ट भी होगी रिजल्ट में। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका जो जाल है पूरे मुल्क में बिछाया जाएगा और ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे, तो वहीं पर ये इनिशिएटिव लिया गया है। जिस तरह से पनाहगाहें बनाई गई थी, इसी तरह ये जो प्रोग्राम है इसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बिल्कुल, मुख्तलिफ जो मुखैर हजरात हैं उनके ताउन के साथ मिलकर गवर्नमेंट जो है ये पूरा एक डिसीजन बनाएगी, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में इनिशियली स्टार्ट किया गया है कि मुफ्त खाना मुस्तहिक लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रक जो है वो किचन का पूरा ट्रक किचन का जाल बिछाया जाएगा मुल्क के अंदर और मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी भूखा ना सोए। इसके साथ साथ चूंकि रमजान आ रहा है और रमजान में वैसे ही ये इस तरह के बहुत से पूरे प्लान्स बनाए जाते हैं, बहुत सी कैंपेन्स चल रही होती हैं और इनिशिएटिव लिए जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और एक और इनिशिएटिव जो लिया जाता है हमेशा वो रमजान बाजारों के हवाले से है, जिसमें सस्ती और सब्सिडाइज चीजें गरीब लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। क्या इंतजाम हैं इसके, किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, इन तमाम चीजों को इस पर हम बात करेंगे। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम DC साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी थैंक यू जी साहब, भूखा ना सोए प्रोग्राम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा, कैसे मेक श्योर किया जाएगा? देखिए, ये बड़ा एक रिश्ते प्रोग्राम है। इसके अंदर आप ये ध्यान में रखें कि जो हमने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था उसके तहत हम
इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। 4 रूट्स हैं जहां पर अभी स्टार्ट के अंदर हम खाना प्रोवाइड करेंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है अभी जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो सलानी ट्रस्ट है। वो खाना प्रोवाइड करेंगे। गाड़ियां जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बाकायदा कस्टमाइज किया गया है किचन के तौर पे, और वो उन रूट्स पे रवान दवा होंगी। जो 4 वो रूट्स जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन मजदूर लोग होंगे या ऐसे लोग जिनको खाने में दिक्कत होती है, खाना लेने के में दिक्कत होती है। सो पूरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ये टारगेट किया गया है, और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव है किसी भी गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करना। सो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा, और ये जो खाना प्रोवाइड करने का सिलसिला है इसमें और बहुत से मुख्य रिजल्ट भी शामिल होंगे। राइट, बिल्कुल। हम भी उम्मीद करते हैं कि इसके इनिशिएटिव के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त आएँ। इसके साथ साथ जैसे कि रमज़ान आने वाला है और उसकी तैयारी तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहले से ही कर रही होती है। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो 30 रमज़ान बाजार जो है एलोकेट किए हैं, वहाँ पर सस्ता सामान मिलेगा, ज़रूरी अशिया की जो चीज़ें हैं तमाम, फिर मॉडल बाजार को भी इसी हवाले से तैयार किया गया है। बताइएगा क्या तैयारी है, क्या सब लोगों को मिल जाएगा? क्योंकि एक तो कोरोना SOPs भी हैं और साथ सामान भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि लोग अक्सर खरीदना चाहते हैं। देखिए, इस दफा बड़ा मुश्किल ये फैसला था गवर्नमेंट के लिए कोविड की वजह से। हमने तो फ्रेंकली एज एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये रेकमेंड किया था कि बाजार ना लगाए, लेकिन कोविड की वजह से ऑब्वियसली सूरत ऐसी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो आम गरीब आदमी है उसको अशाए खुर्दोनोर सस्ती कीमत पे देने के लिए हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, लेकिन हम कोविड SOPs इम्प्लीमेंट करें वहां पर। तो उसी हम ऑब्जेक्टिव के साथ हमने 30 बाजार कल अपने एस्टेब्लिश कर दिए हैं। वहां पर चीनी जो है वो 65 रुपए की हम दे रहे हैं, जो कि एक माइलस्टोन है। 20 रुपए की सब्सिडी है। सो चीनी वाफिर मकदार मौजूद है हमारे पास। कल से चीनी दी जा रही है। इसके साथ आटा जो है वो 375 रुपए का 10 किलो का थैला है, मार्केट में 460 रुपए का, वो भी बहुत बड़ा एक रिलीफ है। इसके साथ सब्जियां फल 20 से 25% लेस रेट के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रमजान बाजार के अंदर, और लोग वहां पर आ रहे हैं। हमारा सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये है और चाह ये रहे हैं कि वहां पर जो लाइन्स है ऑब्वियसली वो तो अब लगेंगी, क्योंकि चीनी 20 रुपए का डिफरेंस है। लाइन्स तो होंगी, लेकिन उन लाइन्स को कोविड SOP के साथ इम्प्लीमेंट करवाना वाले एक चैलेंज होगा। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कोविड SOP का ख्याल रखें। 18 साल से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं वो तशरीफ लेकर आए वहां पर, उनको इज्जत के साथ हम अशिया वहां शॉपिंग कर सकते हैं। वो बच्चों को साथ ना लेकर आए। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, बुजुर्ग हज़रात हैं, कोविड की वजह से, कोरोना आपको पता तीसरी लहर बहुत ही शदीद है और डेंजरस भी है। तो बहुत जरूरी है इन बातों का ख्याल रखना। शॉपिंग जरूर करें, लेकिन कोविड SOPs के साथ करें। बिल्कुल सही। DC साहब, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड SOPs के साथ मेक श्योर करना कि लोग रमजान बाजार में खरीदारी करें, वहीं पर आपको एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि लोगों की करप्शन से लड़ना। जी हाँ, हम सिस्टम के ऊपर तो बड़ा बात करते हैं, हम लोगों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सब पे बात करते हैं कि वो करप्शन करते हैं। लोग करप्शन भी करते हैं, और इसकी मिसालें आप डेफिनेटली जानते होंगे कि ज्यादा चीनी लेकर स्टॉक कर लेते हैं, दुकानदार आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि 20 रुपए का गैप फॉर एग्जाम्पल चीनी पे ही बहुत ज्यादा है। कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि वो जो 2 किलो का थैला है वो मुस्तहिक तक ही जाए, वो सब्सिडी गरीब आदमी ही ले, प्रॉफिट ना बनाना शुरू कर दें लोग इससे ज्यादा चीनी या आटा लेकर? जो भी ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट रेज किया है। इस रेफरेंस से मैं विजिट किया बाजार का, और वहाँ पर शादमान बाजार के अंदर एक फैमिली थी, खातून मौजूद थी, उसकी छोटी सी बच्ची वो भी आगे मौजूद थी, कुछ लोगों के बाद उससे एक और बेटी भी पीछे मौजूद थी, साथ ही लाइन में बेटा भी मौजूद था, बाप भी मौजूद था। तकरीबन 10 अफराद जो थे एक ही फैमिली के, वो चीनी ले रहे थे और 2-2 किलो की। अब आप देखें कि इसमें जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बड़ा जरूरी है। हम एक हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे
वो दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल ख्याल करना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी जो है वो लाना बड़ा जरूरी है। हम कितना इम्पोर्ट कर लेंगे इस चीज को। बिल्कुल सही तो अगर वो 10 थैले लेके जा रहा है 20 किलो, तो ये सारा पैसा जाया हो रहा है। ये ऑब्वियसली सब्सिडी है, और ये आम जो गरीब आदमी किसी और को जानी थी, ये वो बाहर ले जाकर इसको नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसको देखना ही पड़ेगा और लोगों को भी एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोगों को जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना, तभी सोसाइटी आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ एक जबरदस्त इनिशिएटिव एक और भी लिया गया है, मोबाइल रिक्शा शॉप्स, जिधर अशिया जरूरिया की जो चीजें हैं वो तमाम सस्ती मिलेंगी। इसको कैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देख रही है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पर लगाएंगे और फिर वहां पर रश को कैसे कंट्रोल करना है? देखिए, जो मोबाइल सस्ती शॉप्स है, ये भी एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर किया गया है, लाहौर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें ये भी गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग मच ऑन दैट। बेसिकली ये रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक ऐसे सेक्टर को जो कि अनरेगुलेटेड था। आपको पता है बेपनाह यहाँ पर रिक्शा मौजूद हैं जो कि बाहर निकलते हैं और सब्जी फ्रूट बेचते हैं। उन्हीं को हमने इस मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आ रहे हैं। उनको हमने ब्रांडिंग हमने करवाई है उनकी, और साथ साथ हमने उनको जो ऑक्शन से कम प्राइस पे हम उनको फल और सब्जी लेकर दे रहे हैं मार्केट से। उसके बाद वो होलसेल रेट पे ये बेचेंगे। इनके रूट्स हमने मुतय्यन कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इनके स्टैटिक पॉइंट्स भी हैं। तो हमने 300 रिक्शों को तैयार करवाया था। इसमें ऑब्वियसली ये इट्स न्यू कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस होंगे, हम उन चैलेंजेस से निपटेंगे, और लेकिन लोगों को सस्ती अशिया जो है उनके दो स्टेप पर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मकसद है। डीसी साहब, जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसपे आवाम को डिलीवर नहीं हो पा रहा होता, तो हम लोग सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और आपको लेकर बड़े क्रिटिसाइज्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं और आप हमेशा उनका जवाब देते हैं, बड़े तहम्मुल से हमें भी समझाते हैं, कुछ चीजों को कुछ एतराफ भी करते हैं कि गलतियां हैं। लेकिन वहीं पर एक अच्छी चीज हुई है तो अप्रिशिएट करना भी हमारा फर्ज है। और पोलियो के हवाले से जो जबरदस्त एक काम हुआ कि पोलियो फ्री हो गया लाहौर, आपकी और आपकी टीम की एफर्ट्स की वजह से, और ये बड़ा एक अच्छा जिसे कहते हैं कि खबर सुनने में आई कि 500 के 500 सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव आए और लाहौर पोलियो फ्री हो गया करीबन 3.5-4 साल के बाद। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। बहुत खुशी की बात है, और तमाम लाहौर के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना तमाम उन लोगों को मुबारकबाद, तमाम मीडिया चैनल्स को, आपको, तमाम लोगों को, इस लाहौर में स्पेशली पोलियो वर्कर जो टीम जाती हैं डेली बेसिस, सबको मुबारकबाद। ये हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 500 सैंपल्स नेगेटिव हुए हैं, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। अगर हम थोड़ी सी भी हमने इसमें कोताही की तो दोबारा ये पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे हमने कंसिस्टेंट रखना है। इसको हमने, मेरी दरखास्त है तमाम पेरेंट्स से कि वो प्लीज हमारे साथ ताउन जारी रखें। हमारी अगली कैंपेन मई में आ रही है, तो मई में उसी तरीके से, उसी ज़ील के साथ हमारे साथ ताउन करें जैसे आप पहले करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसे मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह जबरदस्त जी। गुड लक आपकी नेक्स्ट कैंपेन के लिए और रमजान बाजारों के लिए, और ये तमाम जो आपने प्लान्स बनाए जरूरत पहुंचाने के लिए, उसको इनिशिएटिव के लेने के लिए, वो फॉलो भी हो जाए। बहुत शुक्रिया रियाज मलिक साहब। और इसमें मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, कमिश्नर लाहौर को भी एक बड़ा क्रेडिट जाता है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, लास्ट टाइम जब पोलियो फ्री हुआ था लाहौर, तो डीसी थे कैप्टन उस्मान, और उनकी एफर्ट्स उस वक्त थी। नाउ ही नोज की टीम को कैसे लीड करना है, एंड एज कमिश्नर जब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खासे वो एक्टिव भी हैं, सो दिस क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को अपने साथ लेकर चला और लाहौर को, लीडर को भी जाता है, पूरी टीम को जाता है जो इसको टेकअप करती है और इसको फॉलो भी करती है और फिर इंप्लीमेंट भी करती है। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव। इंशाल्लाह लाहौर आइंदा भी पोलियो फ्री रहेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पर कोरोना के हवाले से SOPs जारी किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, वहीं पर SOPs थे मसाजिद के लिए भी, जिसमें 6 फुट का फासला रखने के लिए कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि जब कोई नमाज पढ़ने जाता है तो वजू घर से करके जाए, तो वजू खाने ही बंद रहेंगे। और ये भी कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग अफराद हैं वो भी नमाज पढ़ने ना जाएं। बिल्कुल, लेकिन आपको ये बताएं कि मुख्तलिफ कुछ
जो उलमा हजरात हैं उन्होंने बाकायदा एक दस्तखत किया है तमाम अपने इत्तफाक़ राय से कि हम इन SOPs को नहीं मानेंगे, अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 6 फीट का फासला रखने के ऊपर, वज़ू खाने और तहारत खाने बंद करने के ऊपर और उम्र की कोई कैद कबूल नहीं की जाएगी। ये तमाम मामला है और इन उलमा हजरात में जिसमें इनमें इत्तफाक़ राय हुआ है कि गवर्नमेंट के SOPs नहीं मानेंगे। जामिया नईमिया के नाज़िम आला अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब भी मौजूद हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये SOPs क्यों नहीं माने जाएंगे, क्या गवर्नमेंट से इस पर कुछ बात हो सकी है उनकी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने SOP तय किए जो लास्ट ईयर भी थे रमजानुल मुबारक में, लेकिन इस दफा ये मानने से इनकार कर दिया गया कि 6 फुट का फासला नहीं होगा, तहारत खाने और वजू खाने जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे, उम्र की कैद कबूल नहीं की जाएगी। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट के सारे SOPs के हवाले से बात नहीं है, सिर्फ उन SOPs के हवाले से बात की जा रही है जो कि बराह रास्त शरीयत के वो मामलात जिनमें हमने पिछले साल रुखसत का पहलू इख्तियार किया था। इस साल इनमें रुखसत का पहलू इख्तियार नहीं करेंगे, उनमें अज़ीमत का पहलू इख्तियार करने का फैसला किया गया है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट के साथ जिस तरह का ताउन पिछले साल किया गया मसाजिद की तरफ से, उस तरह का ताउन गवर्नमेंट के लिए किसी भी और सेक्टर से नहीं किया गया। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। क्या ये तमाम के तमाम जो SOPs अमूमी SOPs हैं, ये गवर्नमेंट के सरकारी अदारों के अलावा जितने भी प्राइवेट अदारे हैं वहाँ पे अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं? तो हमें ये कहना पड़ेगा नहायत अफसोस के साथ कि किसी भी जगह पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आप बाजारों को देखने, मंडियों को देखने, तजारती मराकज़ को देखने, ट्रैफिक को देखने, वट्सएवर जहाँ कहीं पर भी लोगों का इज़्दिहाम है वहाँ पर किसी किस्म की सिवाय वो भी बहुत जरूरत के तहत मास्क पहनने के अलावा इन SOPs को नहीं लिया जा रहा है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है, हमें वहाँ पे कुछ SOPs का इतलाक नजर आ रहा है। जबकि जब हम मसाजिद की बात करते हैं तो मसाजिद के बुनियादी तौर पे 3 इशू हैं। पहला इशू ये है कि मसाजिद में ये कहा गया कि बच्चे और बूढ़े ना आए। पिछले साल बच्चों और बूढ़ों को जबरदस्ती आने से रोका गया, उसकी वजह से मसाजिद की आबादी और मसाजिद के अंदर लोगों का कसरत के साथ आने के बारे में जो रुझान था इंतहाई कम हो गया, और इतना कम हो गया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर मसाजिद के इंतजामात और मामलात को चलाना कमेटी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। दूसरा बड़ा अहम मामला ये है कि वो तमाम मसाजिद जो मेन रोड के ऊपर है, तजारती मराकज़ में है, जहाँ पे दूर दूर तक लैबोरेटरी मौजूद नहीं है और वजू करने के लिए तहारत खाने मौजूद नहीं है, वजू खाने मौजूद नहीं है, वहाँ पर जब इन पाबंदियों को नाफिज करेंगे तो लोग वो भी मुश्किल होगी। नमाज से पहले वजू कहाँ से करके आएंगे? उनकी दुकानों में, उनके मॉल्स के अंदर तो कहीं पे वजू खाना बना ही नहीं हुआ, और ना हमारी हुकूमत की तरजीहात में कभी शामिल रहा है कि वो लोगों के लिए जो बुनियादी जो जरूरियत है लैट्रिन की और वजू खाने की और नमाज पढ़ने की, उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो। हमें तो कहीं पर भी दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये इंतहाई जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए, तो जाहिर बात है इस पर पाबंदी जो है वो बेजा है। और तीसरी बड़ी अहम बात वो जो नमाज में फासलों की है, जब हुकूमत आम रूटीन में किसी भी जगह पर फासले कायम करने में नाकाम नजर आ रही है तो सही। मौलाना साहब, आपका पॉइंट हमें समझ आ गया कि ये तीनों पॉइंट जो हैं आपने कहा कि मुश्किल हैं इनको फॉलो कराना, फासला रखना, फिर इसका वजू वाला मामला भी आपने बताया, बिल्कुल सही की है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट के साथ बैठकर बात हो जाती है तो बेहतर नहीं था, ताकि क्योंकि मसाजिद के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है मसाजिद की तरफ से, तो ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट के साथ बैठकर दोबारा से इस पर प्लान बनाया जाए और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए इत्तेफाक राय से? गवर्नमेंट ने अपने लेवल के ऊपर मामला को डील करने की कोशिश की है, लेकिन जिन उलमाए कराम के साथ और जिन तबका हाई फिक्र के साथ उनके मामलात हुए हैं, उनकी मुआशरे के अंदर कहीं पर फॉलोइंग मौजूद नहीं है। हर दौर में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं
जो कि हुकूमतों के करीब होते हैं, लेकिन माशरे में उनकी फॉलोइंग नहीं होती है और वो माशरे में किसी भी काबिल जिक्र ग्रोह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे अफराद के साथ अगर कहीं पर भी मुज़ाकरात हुए हैं तो उन मुज़ाकरात को आगे डाउन ट्रैक फॉलोइंग नहीं होने की वजह से वो कहीं पर भी इंटरटेन नहीं हो सकेंगे और वो एसओपी कहीं पर भी लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही, वो एसओपी कहीं पर लागू नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपनी दी तीनों पॉइंट्स की कि क्यों गवर्नमेंट के ये एसओपीज नहीं माने जा सकते और क्यों नहीं मानने चाहिए। अब इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त। बिल्कुल, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम मुकाद फिक्र के साथ बैठकर बात करे और दोबारा से एसओपीज तय कर ले, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कोरोना को रोकने के लिए। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना केसेस की और कोरोना के हवाले से जो कि एसओपीज जारी हुए, फिर इसके बाद जो लॉकडाउन की खबरें भी आ रही हैं कि आइंदा मजीद 14 दिन के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि केसेस में रोजाना की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, रोजाना इजाफा हो रहा है और केसेस की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 58 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटों में 4584 मस्बत केसेस आए और जो रेशो है वो 10.29% पर रही है। मुसलसल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ शहरों की जो कैलकुलेटिव डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही हैं, जिसके तहत आज ये डिसाइड किया जाएगा कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाता है या नहीं। लेकिन उसी पर रमज़ानुल मुबारक में जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कुछ उलमाए ने गवर्नमेंट के एसओपीज मानने से भी इनकार कर दिया है, तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर थमने में नहीं आ रही है, मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके बाद आज एक अहम मीटिंग भी होनी है कि मजीद सख्ती की जाएगी लॉकडाउन में या नहीं। जी बिल्कुल जी, ये थर्ड वेव जो है ये बहुत खतरनाक है और इसमें जो वेव है उससे ज्यादा अभी तक जितने हॉस्पिटल एडमिशंस हैं और सीरियस पेशेंट्स की जो तादाद है वो फर्स्ट वेव से ज्यादा हो चुकी हुई है। तो इससे ये जाहिर है कि बड़ा क्लियर है कि ये थर्ड वेव बहुत खतरनाक है और अगर इसके अंदर हम लोगों ने एहतियात ना की तो सिचुएशन इससे मजीद खराबी की तरफ जा सकती है। और इसीलिए आज जो एनसीओसी की मीटिंग है उसके अंदर, चूंकि रमजान का महीना हमेशा वो होता है जब लोगों की जरा सोशल गैदरिंग्स बढ़ जाती हैं और मसाजिद में रश हो जाता है और दूसरी इस तरह की मजहबी तकरीबात होती हैं, तो इसलिए इस महीने में मजीद खसूसी एहतियात की जरूरत है। उसके बाद फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग मार्केट्स की तरफ रुख कर लेते हैं, तो समहाउ लोग जो है, पब्लिक जो है वो इसको उस तरह से सीरियसली नहीं ले रही है जिस तरह लेना चाहिए। तो आज के इजलास में इंशाअल्लाह ताला फैसले होंगे जो अवामी मफाद के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए मजीद फैसले सख्त होंगे। मसाजिद के हवाले से एसओपी जारी किए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कुछ इत्तफाक राय नहीं है। कुछ उलमा हजरात कह रहे हैं कि हम ये फॉलो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो ना हुकूमत बाकी तमाम सेक्टर्स में ये फॉलो करवा पाई है और ना ही हमसे मुशावरत की गई है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है। तो ये कितना बड़ा मसला है एसओपीज को फॉलो करवाना? जी देखिए, इस वक्त आज जिस नौबत पे हम लोग आए हुए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल इसी चीज का नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक ही है। मगर उलमा के साथ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मुसलसल राब्ते में रहे हैं। पिछले रमजान में भी आपने देखा था कि उन्होंने हर चीज को खुद ओवरसी किया था, एसओपीज को, मसाजिद के विजिट भी करते रहे थे, उलमा से उन्होंने मीटिंग्स भी की थी और अब भी कुछ दिन पहले उन्होंने जो उलमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे मीटिंग्स की हैं और जाहिर सी बात है कि इस एसओपीज में उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। उनकी मुशावरत के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मगर मेरी दरख्वास्त यही है कि एहतियात जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म होता है कि सब कुछ मिन जानिब अल्लाह होता है, मगर एहतियात जो है वो सबसे पहले, इंसानी जान जो है वो सबसे मुकद्दम है और बाकी तमाम सेक्टर्स में भी अमल दरामद हो रहा है। स्कूल्स आपके सामने बंद कर दिए गए हैं, शादियों की तमाम तकरीबात जो हैं इंडोर आउटडोर सब रोक दी गई हैं। इसी तरह मार्केट्स को जिस तरह से बंद किया गया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी गई हैं। तो तमाम सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मेरी दरखास्त उलमा हजरात से ये कि इस वक्त इंसानी जान को मुकद्दम समझे और जो हुकूमत एसओपीज देगी उसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, आपने ये कहा कि ये जो तमाम एक्सप्लेनेशन आपने दी है, क्या ही अच्छा हो कि एक टेबल पर बैठकर उलमा को मना भी लिया जाए। अब वो अभी जैसे हमारी मौलाना
रागिब नईमी से भी बात हो रही थी और उनके हमरा और भी बहुत से उलमाए कराम हैं जिन्होंने बाकायदा दस्तखत कर लिए कि हम ये SOPs नहीं मानेंगे। तो अगर नहीं मानते वो, तो गवर्नमेंट का एक्शन क्या होगा? क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होगा? क्या मसाजिद को सील किया जाएगा? क्योंकि उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा वो और तरह से होगा। जी देखिए, मसाजिद को सील करना तो कभी भी गवर्नमेंट के एजेंडा में नहीं था। मसाजिद को सिर्फ ये कि वहां पे तादाद कम करने के लिए कहा गया है, एज लिमिट लगाई गई है कि जो हमारे एल्डरली लोग हैं चूंकि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनमें कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। डेथ रेट जो है अगर आप सारा डेटा देखें तो एल्डरली में ज्यादा है, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी कैरियर्स होते हैं, अगर उनको डिजीज ना भी हो तो घर तक बीमारी ले जाते हैं और फिर घर में जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग होते हैं उन तक पहुंचती है। तो कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ नमाजियों के ऊपर थोड़ी सी तादाद उनकी कम, और यही वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो उलमा हज़रात नहीं मान रहे। डिस्टेंसिंग जो है वो 3-3 फुट की जो है वो मसल्लों के दरमियान उनसे कही गई है कि घर से अपने लेकर आएंगे। वुजू के लिए कहा गया है कि घर से अपने वुजू करके आए, सुनते घर से पढ़ के आए। वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सुन्नतें घर से पढ़ के और कम से कम टाइम जो है वो मस्जिद में रहें, और जरूरी फराइज और तरावी के बाद लोग अपने घर को चले जाएं। तो मैं समझती हूं, लेकिन डॉक्टर साहब यही वो 3 पॉइंट्स हैं जो उलमा हज़रात मानने से इनकारी हैं। कोऑपरेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो यही वो 3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। उम्र की कैद नहीं होगी, फासला हम नहीं रखेंगे, वुजू खाने और तहारत खाने बंद नहीं करेंगे। जी, ये मेरा ख्याल है कि ये उनकी डिमांड जो है ये नामुनासिब है। मसाजिद को बंद करने को नहीं कहा जा रहा, एहतियात का तकाजा यही है कि जो हुकूमत कह रही है। पर बहरहाल मैं समझती हूँ कि हुकूमत जरूर उनके साथ टेबल पर बैठेगी और उनको इस चीज के ऊपर कन्विंस करेगी, और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को, जिन्होंने मुआशरे को सही रास्ता दिखाना है। तो इसलिए अगर इनकी कोऑपरेशन नहीं होगी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत डेफिनेटली इनके साथ मुज़ाकरात करेगी, इनके जो उलमा के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठेंगे और उनको अपना व्यू पॉइंट बैठना जरूरी भी है डॉक्टर साहबा, क्योंकि अगर आप तमाम जो सेक्टर्स के लोग हैं उनके साथ बैठेंगे और फिर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा उसका इफेक्ट्स हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, आप आज मौजूद थी और आपने बताया कि मजीद सख्ती की जा सकती है कोरोना के हवाले से। आज अहम मीटिंग है NCOC की, उसके बाद होगा कि पंजाब में मजीद सख्ती होती है या नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रमज़ान से पहले अगर सख्ती करते हैं 14 दिन के लिए तो फिर कोरोना को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ साथ चूंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि जगहों से रमज़ान में जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है उससे लोग कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे। रमज़ान में वैसे ही आपका खर्चा और आपकी ग्रॉसरी के पैसे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि चीज़ें अकॉर्डिंगली रमज़ान आती हैं। अब उसमें जो सस्ते बाज़ार हैं, जो रमज़ान बाज़ार है, महंगाई का एक जो तूफ़ान है, क्या वो आवाम को फ़ायदा देंगे? सब्सिडी की जो अनाउंसमेंट की गई थी, क्या वाकई में वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में इक्वली लोगों को मिल पाएंगी? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके लिए हम देखते हैं कि इस वक्त क्या तैयारी है शहरों में। इस्लामाबाद और मुल्तान से अभी हम बात करेंगे, वकास अजीम इस्लामाबाद से और मुल्तान से अली रियाज हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। वकास अजीम, सबसे पहले आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार में जहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, आवाम के लिए बड़े डिसीजन लिए गए कि सब्सिडी मिलेगी और अशिया खुर्नोश की कीमतें कम होंगी रमज़ान में, आपको लग रहा है तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल, देखें वफाकी दारुल-हुकूमत में जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर अब तक 2 से ज़्यादा जो सस्ते बाज़ार है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये G7 का सेक्टर है और यहाँ पर भी एक सस्ता बाज़ार लगाया जा रहा है जिसका इफ्तिताह कल किया जाएगा। इस वक्त जो रमज़ान बाज़ार है इसमें किसी किस्म का कोई अभी तक स्टॉल्स नहीं लगाए गए और जो स्टॉल्स दिए गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 90 के करीब है, जिसमें से 80 के करीब स्टॉल्स बुक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अशिया खुर्दनोश जो है उनकी फराहमी कल से शुरू होगी क्योंकि कल ही इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा। लेकिन ये जो रमज़ान बाज़ार ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो बुनियादी अशिया हैं वो DC रेट के ऊपर आवाम को रमज़ानुल मुबारक 1 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ानुल मुबारक तक फराहम की जाएंगी, जिनमें जो 5 बुनियादी अशिया हैं उसके मुतालिक ये बताया जा रहा है उसके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ख़ासतौर पर जो चीनी का स्टॉल्स है वो भी इन सस्ते बाज़ारों में चीनी के स्टॉल्स नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी एक मोबाइल वैन भेजेंगे जो कि चीनी यहाँ पर लेकर आएगी और चीनी का जो रेट है वो यूटिलिटी स्टोर वाला 68 रुपये फ़ी किलोग्राम में फराहम की जाएगी। अब ये डिपेंड करता है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कि वो अपनी मोबाइल वैन जो है वो हर रमज़ान बाज़ार के
के बाहर भेजते हैं या फिर नहीं भेजते, और अगर भेजते हैं तो उसमें चीनी जो है वो कितनी मिकदार में फराहम की जाती है। इसी तरह जो आटे की सप्लाई है वो भी जिले इंतजामिया बराह रास्त खुद नहीं करेगी, बल्कि फ्लोर मिल से ये कहा गया है कि वो हर रमज़ान बाजार के बाहर एक ट्रक आटे का भेजें, और जो उसका रेट है वो मार्केट रेट होगा, जो कि 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर इस्लामाबाद में तकरीबन 800 से लेकर 850 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल सही वकास, इसका मतलब है कि चीनी भी अवेलेबल नहीं होगी इन सस्ते रमजान बाजारों में, और आटा भी ओपन मार्केट के रेट पर अवेलेबल होगा। और ये वो बेसिक चीजें हैं जिसका वादा किया गया था कि सस्ती मिलेंगी। अब यूटिलिटी स्टोर वाले अगर नहीं मानते तो इसका मतलब इस सस्ते रमजान बाजार में चीनी होगी ही नहीं। तो ये इंतजाम हैं जी इक्तदार शहर के। दूसरी तरफ हम रुख करते हैं मुल्तान के। लाहौर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके डीसी साहब से, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अबूजर मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूँ लाहौर से, जहां पर चीनी आटा सब कुछ सस्ता मिलेगा, मोबाइल रक्शे भी हैं, तमाम चीजें भी हैं। अली रियाज, आप बताइएगा मुल्तान की सूरत हाल क्या है? सस्ते रमजान बाजार जो वहां लगाए जा रहे हैं उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीजें सस्ती मिलेंगी वहां पर? बिल्कुल, मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से माह रमज़ान में जो सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं उनका बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह है वो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल ही कर दिया गया था। तो मुल्तान में जो मुख्तलिफ मकामात रमज़ान बाज़ार हैं वो फ़ाल हैं। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये वलायताबाद का रमज़ान बाज़ार है, और यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि जो सबसे रमज़ान बाज़ार लगाए गए इसमें 2 जो चीज़ें बुनियादी हैं, जिसमें आटे और चीनी की बात की जाए तो आटे का जो 10 किलो का थैला है वो 375 रुपये, जबकि मुल्तान के मुख्तलिफ जो सस्ते रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर चीनी नहीं मिल रही है। इस वक्त जिस रमज़ान बाज़ार वलायताबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर भी गुज़श्ता 1 रोज़ से कल भी चीनी नहीं थी, और आज भी जब सुबह यहाँ पर पता किया गया तो चीनी नहीं है। चीनी की कीमत जो यहाँ पर 65 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, लेकिन चीनी यहाँ पर नहीं मिल रही है। जबकि इसके अलावा अगर दीगर अशिया की बात की है तो सब्जियाँ मिल रही हैं, गोश्त यहाँ पर मिल रहा है, अंडे मिल रहे हैं, और तमाम तो दीगर चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर जी कल के रोज़ यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चीनी थी, लेकिन चीनी का जो हर रमज़ान बाज़ार का जो मुख्तलिफ कोटा जो यहाँ पर 250 kg पर मुकर्रर किया गया है तो वो सुबह ही ख़त्म हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से AC सिटी ने भी दौरा किया, विजिट किया, और इस बात को मेक श्योर करने कहा गया कि चीनी मिलेगी। लेकिन अभी तक सुबह से अभी तक तो चीनी यहाँ पर नहीं पहुँची है, क्योंकि कल यहाँ पर चीनी मौजूद थी लेकिन वो सुबह ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार के फोकल पर्सन उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि चीनी की चूँकि डिमांड ज़्यादा थी तो लोगों ने ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर इस बाज़ार का रुख किया। तो आपने जैसा कहा कि तैयारी तो की थी लेकिन उस तरह से नजर नहीं आया। अगर जाते जाते आप ये बता दें, जो मोबाइल रिक्शा शॉप्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर सस्ती अशिया मिलेंगी, वो आपको लग रहा है कि वो उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है? अगर आप क्विकली बता सकें। जी उसके पर भी काम तो जारी है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान बाज़ार इफ्तिताह किया गया था वैसे ही जो मोटर रिक्शा पर जो राशन की फरहमी का सिलसिला वो भी शुरू किया गया था। तो मुख्तलिफ इलाकों में वो जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन जो असल जो चीज़ है वो यही है कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए जाते हैं वहाँ पर जो लोगों की बड़ी तादाद आती है और लोगों के दिमाग में माइंड में बात होती है कि सबसे रमज़ान बाज़ार में उनको हर चीज़ मिल जाएगी, तो लोगों की ज़्यादातर तवज्जो ये होती है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं सस्ते, तो वहीं पर उनकी ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, वहीं पर जाया जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया वकास, बहुत शुक्रिया अली, आप दोनों का आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब इस्लामाबाद में तो मैं परेशान हो गई हूँ कि मतलब चीनी नहीं है, आटा नहीं है, तो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने का फायदा क्या? इस्लामाबाद में गरीब लोग नहीं रहते, मुस्तहिक लोग नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और अभी भी 2 दिन है जो प्लान्स बनाए गए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हुकूमत के ऊपर टफ आस्क है। उम्मीद करते हैं कि इस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका बड़ा जबरदस्त जा रहा है। पहले वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती और फिर जो T20 पहला है वो भी पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से जीता है। ये बोल रहे हैं ना, मैं दिल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजर नहीं लगाना चाहती। एग्जैक्टली नहीं, इंशाल्लाह ताला जो मुझे लग रही है जो स्ट्रीक परफॉर्मेंस की रही है पाकिस्तान की वो बड़ी जबरदस्त है। और आज दूसरा जब T20 होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर से अच्छा खेलेगा और साउथ अफ्रीका का जो दौरा है उसको पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो है ना वो ऐतिहासिक बनाने जा रहा है इंशाल्लाह जी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी अनटिल और अनलेस हम ये मैच जीत जाए, क्योंकि मुझे ये पर्सनली फीलिंग आती है कि मैं जब ये बोलती हूँ ना तो हमारा जो मैच है ना वो उल्टा हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। और मैं नॉर्मली अगर मैच देखूं भी तो पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मैं मैच देखूंगी भी नहीं, मैं हाईलाइट्स देखूंगी और मैं बोलूंगी भी नहीं और हम ये जीत जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आई एम श्योर आप मेरी सिली बातों पर हंस रहे होंगे बट दैट एक्चुअली हैपेंस। मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ और टीम को नजर लग जाती है। नहीं, लेकिन आप काफी अरसे से बोल रही हैं और नजर भी लग रही है टीम जीते जा रही है। सीरीज जीते, उसके बाद वनडे सीरीज भी जीते,
अब T20 भी इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। सही तो फवाद, आपने जिस तरह कहा कि ये भी जीतने जा रहे हैं, मैं अक्सर सवाल करता हूं कि क्या पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है या साउथ अफ्रीका कुछ बुरा खराब परफॉर्मेंस दिखा रही है? देखिए, पिछला मैच तो था, उसमें तो लग ही रहा था कि दोनों टीमों में मुकाबला था कि आखिर में कौन बुरा कर दे। क्योंकि शुरुआत हमारी जब बॉलिंग की थी तो वो एकदम से इतना लग रहा था कि कहीं 200 कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा आखिर 3 ओवर्स में रोका। फिर बैटिंग में लग ये रहा था कि आसानी से बन जाएंगे, फिर बीच में प्लेयर्स थोड़े आउट हो गए। मेरा सिर्फ एक सवाल ये था जो मुझे निशान जो मैं समझता हूँ कि फखर जमान टीम में आए जो टॉप परफॉर्मर थे वनडे के, और एज एन ओपनर उन्होंने परफॉर्म किया, और जो स्ट्राइक रेट था उनका वनडे में इतना तगड़ा था, तो उन्हें 3 नंबर पे खिलाने की मुझे कोई तुक नजर नहीं आती। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखें कि बाबर नीचे खेलते रहे हैं, खेल सकते हैं, सो हम शायद फखर जमान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे अगर हम उन्हें खिला रहे हैं तो। ये आपकी बात सही है कि कुछ चीजों को रीडिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक पहले मैच में अगर ये तमाम ऑर्डर चल गया तो दैट मींस कि वो रिस्क ले रहे थे और वो रिस्क जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता? देखिए, रिस्क ले रहे थे। असल में साउथ अफ्रीका के 5 प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो चले गए हैं लीग खेलने। कतई तौर पे इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कामयाबी, बड़ी कामयाबी हमारी जरूर बड़ी थी, लेकिन अब जब टीम छोटी दूसरी सामने वाली हो जाती है ना, तो हमें बड़े मार्जिन से मारना चाहिए। अगर हम तो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हमें फर्क नजर आना चाहिए। हमारा जो मेन गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है और उसे जीतने की कोशिश है, तो हमें उस तरफ नजर आना चाहिए कि एक चैंपियन टीम जिस तरह से हराती है 50 रन से, 4 विकेट लंबे मार्जिन से, वो नजर आना चाहिए। आखिरी ओवर तक मैच नहीं जाना चाहिए इस टीम के साथ जिसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के जो पहली बार खेले हैं। बिल्कुल सही है फवाद, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जब अगली टीम परफॉर्मेंस अच्छी ना कराए तो पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा आगे से कम बैक करना चाहिए ताकि डिफरेंस जो है वो वाज़े नजर आए। इसके अलावा एक और टॉपिक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, PSL 6 के हवाले से दोबारा से तैयारी चल रही है। अब 4 जून से मैचेस शुरू होंगे, उससे पहले क्वारंटीन टाइम होगा। इस दफ़ा आउटसोर्स करने जा रही है सिक्योरिटी, बायो बबल ताकि कोई ना तोड़े। इसको कैसे देखते हैं? तो PSL वापस जो आ रहा है, फिर जो बायो बबल पिछली दफ़ा जो गैर जिम्मेदारी दिखाई क्रिकेटर्स ने और ऑफिशियल्स ने। देखिए, मेरे ख्याल से तो यही फायदा हो गया है कि जिस किस्म की गलतियां हुई थी, अगर शायद वो कोई प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होती तो पता नहीं कौन कौन लोग फारिग हो चुके होते, कौन कौन लोग निकाले जा चुके होते, बिकॉज वो ब्लंडर था ना जिसका नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अब आपको बेसिकली एक बड़ी ठीक ठाक कॉस्ट पड़ रही है। सो अब ये वही गलतियां हैं जो पहले आप कर लेते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली गलतियां करके सीखते हैं, हालांकि ये चीजें वो हैं जो हमें पहले इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी और पहले इस बारे में सोचना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। होपफुली उम्मीद यही है कि जब हम आउटसोर्स कर देते हैं बाहर वाले को तो फिर वो हमारी सिफारिशें भी नहीं सुनता और फिर चीजें अच्छे तरीके से हो जाती हैं। तो ये हमसे गलतियां हुई और अब उम्मीद यही है कि खैरियत के साथ ये टूर्नामेंट हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद यही बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये जो गैप आया, आई थिंक इस खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा लेसन था कि उन्होंने सीख लिया इससे और अब आइंदा वो गलतियां रिपीट ना करें। एक और टॉपिक जिस पर हमने आपसे बात करनी है और अभी स्क्रीन पर चल भी रहा था, हॉल ऑफ फेम PCB ने अपना जो है वो मुतारिफ भी करा दिया और 6 जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। डेफिनेटली उसमें हनीफ मोहम्मद हैं, इमरान खान है, जावेद मियांदाद है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है और जहीर अब्बास है। इस इनिशिएटिव को आप कैसा देखते हैं कि जो क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, अब अप्रिशिएट भी किया जा रहा है एंड फॉरएवर वो सेलिब्रेट किए जाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि हम जरूर कोई क्राइटेरिया, कोई सिस्टम तय कर दें जिसके तहत लोग प्लेयर्स को लिया जाए। उससे होता यह है कि सामने फिर वो शफाफियत नजर आती है। नो डाउट कि 6 के 6 बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट इनके नामों के बगैर मुकम्मल नहीं होती तारीख पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन एक प्लेयर जिसने 10,000 रन बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरीज की, और उसको आप कैसे मिस कर सकते हैं? सवाल मेरा सिर्फ ये बन सकता है कि यूनुस खान को, कि आप देखें अगली दफा आ जाएंगे ना, वो कह रहे हैं कि हर साल 3 खिलाड़ी ऐड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली उसके बाद यूनुस खान का भी नंबर आ जाएगा। नहीं, बट देखिए, ये देखिए इनिशियल पहली लिस्ट जो बनी ना, उसमें सबसे पहले
उस बैट्समैन या बॉलर का नाम आता है जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है, आउट किया है, रन किए हैं। सो मैं कतई तौर पे इन प्लेयर्स की वो नहीं करता, ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने यंगस्टर्स को दिखाने के लिए सबसे पहले नामों में उनका नाम शामिल इसलिए होना चाहिए। 10,000 रन बहुत बड़े रन होते हैं और 70 साल में आज तक किसी ने नहीं किए थे पाकिस्तान में। सही, लेकिन फवाद, सीनियरिटी भी मैटर करती है कि कौन किस ईयर में खेला, उस टेम्परामेंट से हो सकता है क्राइटेरिया भी तय किया हो। जी अब वो वाजे नहीं हुआ ना, या तो बता दिया जाता, बिकॉज यहाँ पर या तो ये होता कि जी हनीफ साहब के साथ के ही लोगों को ज्यादा देखा गया उस जमाने के, लेकिन वकार भी इसमें इंक्लूडेड है, सो कोई वो चीज तय नहीं हो पाई। सो होता ही, अब खैर आप बात सही कह रहे हैं कि आगे जरूर ऐड होंगे नाम, और होने भी चाहिए, बिकॉज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें भी शामिल होंगे, लेकिन आई बिलीव कि यूनुस को पहले लोगों में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि उसके 10,000 रन बहुत बड़े रन थे टेस्ट क्रिकेट में। यूनिस खान हैं और दीगर प्लेयर्स भी पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि मेरे ख्याल में आने भी चाहिए। आइंदा चंद सालों में हर साल मजीद 3 खिलाड़ियों का नाम कहा जा रहा है, और वो लोग होंगे सिर्फ जो कम से कम 5 साल कबल रिटायर होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी जैसा कहा गया है। फवाद ने भी बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट उठाया, आपका शुक्रिया फवाद ये पॉइंट उठाने के लिए कि वो प्लेयर शामिल किए जाएँ जो कि अभी रिसेंटली खेले हैं और बड़ा अच्छा खेले हैं, क्योंकि बड़े नामों के साथ अगर आप नए नाम भी डालेंगे जो कि बहुत आला परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो जो नए आने वाले ग्रूमिंग प्लेयर्स हैं उनको भी हौसला मिलेगा। सेंस कि कौन किस ईयर में खेला और ईयर वाइज क्राइटेरिया के लिए आप कौन से अच्छे क्रिकेटर्स का नाम सबसे पहले ऐड करना चाहते हैं, डज मेक सेंस। और मेरे ख्याल से जब यूनुस खान के ईयर का टाइम स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली वो नाम जरूर ऐड होगा। नोबडी इज सेइंग कि इन 6 के अलावा कभी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली, लेजेंडरी परफॉर्मेंस नहीं किया, मोहम्मद यूसुफ, तो ये उनका भी आ जाएगा। तो ये आई थिंक वी शुड वेट, बट उनका जो वैलिड है वेट कर रहे होंगे, उनका नाम शामिल होना चाहिए क्योंकि वो भी बड़े जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं। तो ये नाम सब आएंगे और ये इनिशिएटिव बड़ा जबरदस्त है मेरे ख्याल में कि हॉल ऑफ फेम का आपने लिस्ट बनाई है, उनको आपने एक्नॉलेज किया है, उनके बारे में आपने अच्छे कलमात कहे, तो ये बड़ा जरूरी था। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और एशिया कप की भी बात कर लेते हैं अबूजर कि एशिया कप के ऊपर जो है वो पोस्टपोन हो गया है। और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मुझे लग रहा था कि हो भी जाएगा क्योंकि कोरोना के क्राइसिस प्लस इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है इसमें क्रिकेट को लेकर, और दोनों मैचेस अगर आपस में नहीं खेल रहे हैं तो फिर एशिया कप का बेसिकली कोई फायदा रह नहीं जाता। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है इनमें इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही ना हो तो फिर एशिया कप का आएगा। तो ये जो आगे 2022 तक आपको लग नहीं रहा था कि अभी पीस डायलॉग्स हो गए, थोड़ा सा सीज फायर भी हो गया, थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। और ये बात तो आपको याद है बहुत से एनालिस्ट भी कहते हैं इंडिया में भी कि क्रिकेट के जरिए जो है वो आप एक पीस लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं 2022 तक जो इसको मुलतवी किया गया, यानी कि अगले साल तक, उसके बाद इसको मजीद डिले नहीं किया जाएगा। कोरोना का बहाना जो बनाया गया है, ऑब्वियसली ये बहाना तो नहीं है, लेकिन साथ साथ मैचेस जहां पर हो रहे हैं तो इंटरनेशनल मैचेस में एशिया कप को भी होना चाहिए। तो 2022 के बाद इसको मजीद डिले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो शायकीन है वो इन दोनों टीमों को आपस में खेलते देखना चाहते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमेशा हम ये बात करते हैं कि तालीम और हेल्थ के डिपार्टमेंट तभी कामयाब होगा जब आप इसकी ब्रांचेस जो हैं, जब आप इसकी वैलिडिटी जो है, जो आपकी फैसिलिटीज़ की कंडीशन है, वो आप हर शहर में उनके डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल रखेंगे। बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसे शहरों में जहाँ पर तालीम को हमने आम करना है, इस तरह मुज़य्यन सहूलियात से लेस यूनिवर्सिटी जिनका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक बड़ी बात। बिल्कुल। और 2016 में इसको स्टार्ट किया गया, 2018 में इसमें पहले ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तैनात किया गया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, जो कि सदारती तमगा इम्तियाज़ की भी हैं और एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर इमरानियात हैं। 30 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं और अब वो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी से जब से मुंसलिक हुए हैं तब से उसके अंदर बड़े ग्रेट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें उसको स्मार्ट यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल चुका है। अच्छा इनिशिएटिव है, ख़वातीन को मौके दिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। मज़ीद क्या क्या काम किए जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो गया, कैसा ये वक्त गुजरा है यूनिवर्सिटी में? तो अक्सर से हमारा राब्ता
मुनक़ता हो गया क्योंकि सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कर रहे थे कि तमाम लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, साइंस लेबॉर्ट्री वहाँ पर प्रॉपर मौजूद है, रिसर्च का कल्चर जो हम हमेशा कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट होना चाहिए वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि यकीन जानिए अबू ज़र अपने घर से किसी दूसरे शहर में जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लड़कियों के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो अगर उनके अपने शहर में एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी मौजूद है, और बड़ा शहर है, उधर एक यूनिवर्सिटी होना वैसे भी ज़रूरी था। अब चूंकि इस पर काम भी किया जा रहा है, इसको स्मार्ट यूनिवर्सिटी बना दिया गया है और 50 शुबाजात और 80 डिग्री प्रोग्राम में तलबा की तादाद 17,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इस पर मजीद काम भी होना चाहिए। जो सोर्सेज का मसला आ रहा है यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट को चाहिए उसको हल करे। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने एक और टॉपिक की तरफ, जो कि अब रमज़ान की आमद है। हमने गुड़ के हवाले से आपको बताया था, आज हम जिक्र करेंगे जैतून के तेल का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है और इसके साथ साथ इसमें जो फैटी एसिड्स, विटामिन और दीगर अशिया शामिल हैं, इससे आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, ऑलिव ऑयल तो वैसे भी कहा जाता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी डिफरेंट चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा है मर्दों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए भी है, लेकिन अमूमन ये लफ्ज़ जो है वो मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ तोंद। तोंद कहते हैं आपका पेट बाहर निकला हो, वैसे आप स्मार्ट हो और ढेर सारा पेट जो है वो आपका बाहर निकला हो, तो ऑलिव ऑयल जो है उसमें हेल्प करता है आपको। फैटी एसिड की मिकदार जो मौजूद होती है वो आपको ज़्यादा खाने से रोकती है। फिर ये घी का बेहतरीन मुतबादल है, घी से कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वेन्स में जम जाता है, तो अगर आप खाने में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसके बाद एक और फायदा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आंतों को ठीक करता है। खाली पेट जैतून के तेल का 1 चम्मच अगर आप पीते हैं तो उन खलियात को नुकसान से बचाता है जो कैंसर का बाइस बन सकते हैं, और इसी तरह ये आंतों के निज़ाम को ठीक करके कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दिलाता है और इससे आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मज़ीद बेहतरी आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्योर ऑलिव ऑयल अगर आप बालों में हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे तो डिफरेंस साफ वाज़े होगा, लेकिन उसके साथ साथ नाखून और हड्डियों को भी बेहतर बनाता है और इसकी जो कैपेसिटी है, जो पूरे मिनरल्स और तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो आपकी स्किन को इतनी सॉफ्ट कर देती है, फिर उसकी नमी बहाल करती है, बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है। तो हेयर एंड स्किन केयर के लिए अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरीन है। वेरी नाइस। और इसके साथ साथ लिवर का सफाई, जिगर की सफाई होती है, जिस्मानी अफ़ाल के लिए जिगर की बहुत अहमियत है, ये सबको मालूम है। ये अंदरूनी निज़ाम की सफाई करता है, मगर जहरीले मवाद की सफाई के लिए हमें भी कोशिश करना होती है। तो ऐसे में जैतून के तेल से मुमकिन है ये तमाम सफाई। बेहतरीन नताइज के लिए 2 खाने के चम्मच अगर आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी मिकदार में लीमू के अर्क में मिलाकर पी लें, तो फिर आपका जिगर जो है वो भी इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। एक मसला जो हमें कोविड की वजह से हमेशा हम जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है बीमारियों से लड़ने के लिए। और ऑलिव ऑयल जो है वो एक खासियत रखता है कि आपकी ना सिर्फ इम्यूनिटी को बिल्ड करता है बल्कि आपके दिल को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। जैसे ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो घी ऑयल के इस्तेमाल से बढ़ जाता है। ऑलिव ऑयल वो ऑयल है जो मिनिमम सबब बनता है कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल, LDL का जिक्र आप कर रही हैं तो वो जो कि नुकसानदेह होता है, दूसरी तरफ HDL है वो फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें LDL की कमी होती है और HDL बेहतर होता है। तो जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने में, सब्जियों में, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर ब्लड शुगर के हवाले से भी बात की जाती है कि ब्लड शुगर के काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है जैतून का तेल, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को मौसर तरीके से कम करता है और इसीलिए इसे ज़ियादतीज़ के खिलाफ फ़ायदेमंद जाना जाता है। और खून की शरियानों के मसाइल से भी बचाता है, दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आपका दिमाग जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दिमाग को, एंजाइम्स और दिमागी तनज़ुली जो है उसको कंट्रोल करके ऑलिव ऑयल अपना रोल प्ले करता है। लेकिन एक टिप जो हमेशा मैं किसी भी चीज़ के बारे में अपनी टिप देती हूँ, आई थिंक मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी कि एक ना टैग भी चला दिया करेंगे, दिस इज सीमल्स टिप, बट इट्स वेरी वैलिड। ऑलिव ऑयल को ज़्यादा नहीं पकाया जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑलिव ऑयल डाल के खाना भूनते रहें, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऑलिव ऑयल हमेशा कहा जाता है कि बिल्कुल चीज़ें सौते करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका खाना बन जाए तो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भुना हुआ खाना है ना, ज़्यादा भुना हुआ मतलब आधा घंटा हम हंडिया भूनते रहते हैं, उल्टा आपके लिए नुकसान होता है। जैतून का तेल तो बिल्कुल वैसे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आम ऑयल में भी इतनी चीज़ों को भूनना नहीं चाहिए। आपकी शरियानों के लिए, आपके दिल के लिए ये बड़ा नुकसानदेह होता है और अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा
जरूरी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है, जैसे कि अच्छी खुराक का होना। फिर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि किस तरह से आपने SOPs को फॉलो करना है, अच्छे काम आपने करने हैं और SOPs उसमें एक है। और ऐसा हुआ जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने देखी है कि बार बार शॉपिंग के लिए खातून जा रही थी जिनको ऑलरेडी 3 दफ़ा कोरोना हुआ था। उर्दन की ये खातून थी, ये कपल था जो कि वहाँ रहता था, लेकिन शोहर को मसला ये हुआ कि खातून को, उनकी जो वाइफ हैं, उनको 3 दफ़ा कोरोना हुआ था और वो शॉपिंग से बात नहीं आ रही थी। ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था, चंद माह में खातून को तीसरी मरतबा कोरोना हुआ। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, खातून ने मर्द ने, खाविंद ने उसको डाइवोर्स दे दिया। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शोहर का यह कहना है कि शादी के 15 साल बाद तलाक का फैसला बीवी को सजा के तौर पर दिया, जो अपनी लापरवाही के बायस चंद माह में 3 मरतबा कोरोना का शिकार हो गई। बार बार दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल जा रही थी, SOPs को फॉलो नहीं कर रही थी और मुझसे ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, मैं अपने घर में कोरोना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जान और सेहत कितनी प्यारी है कि आप अपनी बीवी को छोड़ने पर भी समझना चाहिए था वैसे कि SOPs पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं। शॉपिंग करने जा रही हैं आप, कम से कम मास्क पहन लें, या एटलीस्ट अगर आपको 2 दफ़ा कोरोना हो तो मजीद आप संजीदा हो जाएं और आप फॉलो करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मामला संजीदा हो गया और अब खातून को तलाक मिल चुकी है। तो ये एक अनोखा वाक़या था SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जब शोहर ने अपनी बेगम को तलाक दी है। तो आप भी ख्याल कीजिए, शॉपिंग में बिला वजह मत जाइए, कोई भी मामला बिगड़ भी सकते हैं, आपके घर में हालात भी खल के, एक दूसरे के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, SOPs को लाजमी फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।